नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। टिहरी गढ़वाल के ओखला गांव में सुरकंदा माता मंदिर की स्थापना की गई। साथ ही भगवान का कथा का आयोजन भी किया गया। नागराजा जी के सानिध्य में गांव वालों के सहयोग से मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गुंज एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसने बहुत कम समय में ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। चाहे कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों तक गांव जाकर उनकी जरूरतों को पूरा करना या खाने दवाई का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका फायदा पहुंचे, इसका पूरा ध्यान उत्तराखंड की जानी मानी संस्था गुंज ने अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर दिया है। मैम, आजकल आप समाज सेवा कर रही हैं, तो किस तरह की समाज सेवा आप करती हैं? जी हाँ, मेरी एक संस्था है गुंज संस्था, और उससे हम लोग तकरीबन मुझे 20 साल हो गए होंगे। मुझे अच्छा लगता है समाज की सेवा करना। हमारे जो झुग्गी बस्ती में जो लोग रहते हैं उनकी समस्याएं देखना, उनकी समस्याएं जानना। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बहुत बड़ा नारा है, लेकिन मैं उससे आगे बढ़ के बात करती हूँ तो बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। तो ये नारा मेरा हमेशा एम रहा है कि हमारे समाज की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाएं। सिर्फ कहने से नहीं होगा, तो हमारी संस्था इन्हीं सब कामों को करती है। आगे कुछ सुनने में आ रहा है कि आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि अभी मेरी सोच हो ना हो, लेकिन लोग जरूर ऐसा सोच रहे हैं। और देखिए, काम करना तो हर इंसान का एक कर्तव्य भी है, और घर से निकलकर महिलाओं को काम में अपने आप को आगे लाना चाहिए, अच्छे कामों को करना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर ये लोग ऐसी सोच रखते होंगे तो शायद अब ये तो मेरी डेस्टिनी होगी कि अगर मुझे ऐसा जीवन में अवसर मिलेगा, तो अवसर हर कोई चाहता है। तो जैसे क्षेत्र की जनता चाहती है कि आप अपना चुनाव का आगे इसमें तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसका करने को तैयार हैं इसमें? देखिए, अभी तो मैं समाज सेवा ही कर रही हूँ, तकरीबन 20 साल हो गए जैसे मैंने आपको बताया। हाँ। और देखिए, अगर मुझे लगता है कि अगर ऐसा करने से भी समाज में मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, तो देखिए हर इंसान को अधिकार है। ये तो लोकतांत्रिक समाज है, तो जनता सर्वोपरि है, और अगर ऐसा कुछ होगा जीवन में तो विचार कर सकते हैं। जैसे आप समाज की सेवा करती है, तो मतलब खाली उत्तराखंड के मतलब किन किन शहरों में आप मतलब किस किस गांव में आप जाके करते हैं? जैसे कि कहाँ के आपकी कोई संस्था बनी हुई है कि कैसे आप इसकी तैयारी करते हैं? जी हाँ, मेरी संस्था का नाम गूंज है। गूंज एक सामाजिक संस्था, और ऐसा नहीं है कि मैं उत्तराखंड में ही काम करती हूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोग काम करते हैं। अभी मैं बाहर आउट ऑफ कंट्री गई थी, तो मैंने वहाँ पर भी अपना वर्कआउट किया, और वहाँ पर भी हमारी वर्कशॉप्स लगती हैं। जैसा कि मैं एक सिंगर भी हूँ समाज सेविका के साथ साथ, एक मेरा पैशन है म्यूजिक का। तो हर क्षेत्र में, हर जगह पर, और अभी आजकल क्योंकि मेरा घर मसूरी में ही आता है, तो मुझे मन होता है कि क्योंकि पास पड़ता है एरिया पूरा, तो जब मैं निकलती हूँ तो मुझे लगता है कि वो टाइम जो कंज्यूम करना है वो किस तरीके से करना है। तो हम आसपास के बस्तियों में जाते हैं। इंदिरा कॉलोनी हो गई, कई ऐसी बस्तियां हैं, गड़ी खाना हो गया, तो हम जाकर के देखते हैं, लोगों को समझना चाहते हैं, लोगों की समस्याएं सुनना चाहते हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए हम काम कर सकते हैं। पूर्व विधायक नारायण पाल ने खुनसहरी गांव पहुंचकर किसान द्वारा केले की फसल जोतने के मामले में किसानों का समर्थन करते हुए पूर्व विधायक नारायण पाल ने अपने समर्थकों के साथ खुनसरा गांव में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। पहले ये केला सरकार ने दिया था ताकि हमारी गरीबी दूर हो, हम खुशहाल हों, लेकिन खुशहाल होने की वजह हम तो गरीबी आ गई। केले का हमें रेट नहीं मिला, जो कि हम मंडियों में ले जाते 1.5-2 रुपये किलो बिक रहा था। हम बिल्कुल परेशान होके जब वहाँ हमने देखा कि 1.5-2 रुपये किलो मिल रहा है, उसके कारण आके हमने से बस जोतना ही अच्छा है, मजदूरी भी नहीं निकल पा रही, हमारी मजदूरी ज़्यादा लग रही है, रेट वहाँ नहीं मिला, क्योंकि भाड़ा भी है, मजदूरी भी है, दोनों चीज़ें थी। इसलिए हमने तैस में आके केला जोत दिया। हम बहुत पीछे और बहुत पिछड़ गए हैं, बहुत बुरी हालत हो गई हमारी, बहुत ज़्यादा गरीबी हालत में आ गई। चाहते हैं कि हमें कुछ मुआवजा मिले सरकार से, ताकि हम आगे कोई और फसल इसमें लगा सकें। हमारे पास लागत लगाने के लिए आगे पैसे तक नहीं है कि हम क्या फसल इसमें करेंगे, कहाँ से पैसा लाएं। विभाग से कुछ चाहते हैं मुआवजा मिले, सरकार से कुछ मिले, तो हम आगे कुछ कर सकें। अभी आपके भाई की बात माननीय पूर्व हरीश श्रावत जी से बात हुई थी, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कहीं मैंने सुना है कि धरने पे कहीं बैठ रहे हैं वो। हाँ, वो एक्शन पे बैठ रहे हैं। वो दिल्ली से देहरादून के लिए आए, वो रास्ते में एक्शन पे बैठने वाले हैं। अच्छा, क्या आश्वासन मिला वहाँ से? वो कह रहे हैं हम कुछ ना कुछ आपको करते हैं, सरकार के लिए
सरकार से कहते हैं, कुछ करते हैं, विभाग से भी कहते हैं आपको कुछ मदद कराएंगे। और ये शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना है। इन्होंने पूरे परिवार ने मेहनत की, 4.25 एकड़ में इन्होंने केला लगाया और 1500 पेड़ इनको शायद दिए और बड़ी मुश्किल से चयनित हुए ये 3 लोग सितारगंज में, जो केले लगाने के लिए उन्हें अनुमति किया गया कि सरकार से भाई तुम्हें हम केले के पौधे देंगे। अब इन्होंने 2,85,000 की तो खाद ली और उसके बाद मजदूरी 1.5 लाख की तो मजदूरी हो गई 4.25 एकड़ में, और उसके बाद पूरा परिवार भी लगा और इसमें लदान ढुलान ट्रांसपोर्ट वगैरह में मेरे ख्याल से इनका 7 लाख रुपया शायद खर्च हुआ है, 7 लाख करीब खर्च हुआ। और जब ये मार्केट में लेके गए तो मार्केट में उसे कोई पूछने वाला नहीं था, तो इन्होंने जो पूरे अपनी ताकत लगा दी, जोड़ तोड़ कर। यही है कि 7 लाख की तो लागत है उसमें, और वो फसल जो इनकी बिक रही थी वो 30,000 की बिक रही थी। तो ये सबसे बड़ा पर्पज तो यही है कि भाई किसान का होगा क्या। किसानों ये जो है, ये रमेश यादव, शेर सिंह यादव, राजेश यादव, जो ये नज़ीर है, जो भारत के किसानों की जो नज़ीर है, जो ये जो तस्वीर सामने आई है, ये भारत के किसानों की भी है। तो आज मैं खुनसरा गांव में बैठा हूं और इस आशय के साथ बैठा हूं कि शासन प्रशासन की आंखें खुलेंगी। जो सरकार किसानों की तरक्की समृद्धता की जो बात करती है सरकारें, उनकी आंखें खुलनी चाहिए। आंखें बंद हैं उनकी, जो किसानों की बात को नहीं मान रहे हैं, किसानों की समस्या नहीं सुन रहे हैं। अगर ये जो इन्होंने कानून बनाए ये ख़त्म नहीं किया और समर्थन मूल्य अगर पुख्ता तरीके से किसान को अगर नहीं मिलेगा तो किसान तो बर्बाद होगा। और आपने देखा हो 10 साल के अंदर हजारों किसानों ने आत्महत्या की है। अगर ये यादव बंधु अगर थोड़ा सा भी समृद्ध नहीं होते तो इनकी 24 अप्रैल को इनकी बेटी की शादी है। इन्होंने ये फसल इसलिए उगाई थी कि हम कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, बेटी की शादी आदि भी कर लेंगे। अगर ये थोड़े से भी अगर सक्षम नहीं होते तो ये आत्महत्या कर लेते। ये बात बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बहुत अफसोस की बात है शासन प्रशासन को। नानाकमता में पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों को याद किया गया और दिल्ली बॉर्डर पर 3 कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को याद किया गया और नानाकमता से ग्राम बलखेड़ा तक जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। भाई साहब ने आपने जो कैंडल मोर्चा आपने जो चालू किया है उसके विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, पूरे देश में आज 14 फरवरी है, पूरे देश में ये एक कॉल की गई, पूरा एक देश में आह्वान किया गया, शहीद जवान शहीद किसान को श्रद्धांजलि दी जाएगी कैंडल मार्च के रूप में। और यही श्रद्धांजलि के विषय पे हम आज कैंडल मार्च निकाला। हमने कैंडल मार्च संपूर्ण होने के बाद एक गोष्ठी कह लीजिए, एक सभा कह लीजिए, किसान को संबोधित करने के लिए हमारे कुछ वक्ता हैं हमारे बीच में। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। नशा मुक्त देवभूमि नाम से अभियान के तहत जिले के थाने में लगातार कच्ची शराब, स्मैक और नशे के कैप्सूल, डोडे, चरस, अफीम, गांजा, नशीले इंजेक्शन आदि नशे से संबंधित सामग्री पुलिस पकड़ रही है। जैसा हमारा ध्येय रहा है और उत्तराखंड पुलिस का मोटो भी है कि एक नशा मुक्त समाज की स्थापना की जाए, तो उसी के निर्देशों के अनुपालन में आज हमने इस मोहल्ला लिखा में ये अंसारी जी का भी काफ़ी सहयोग रहा है, उन्होंने अरेंजमेंट किया है। तो एक विचार गोष्ठी इस संबंध में कि हमारा जो है नशा मुक्त समाज कैसे बन सकता है और पुलिस की क्या भूमिका रहेगी, आम जन की क्या भूमिका रहेगी, उसके संबंध में विचार विमर्श किया गया है। और हमारा सभी से एक कहना यही है और यही हमारी अपील है, प्रार्थना है कि देखिए, ये तो घर घर में अब ऐसा पैर पसार चुका है कि अगर हम समय रहते नहीं चेते तो हमारी सोसाइटी, यंग जनरेशन बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी। तो सबसे सर्वप्रथम जो अपने माँ बाप हैं वो ध्यान रखना चाहिए, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, पैसे अगर मांग रहा है तो किस लिए पैसे मांग रहा है, कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है वापस, तो उसकी कारगुजारी भी देखिए नज़र रखनी पड़ेगी। उसके बाद
जो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इस गलत काम में लिप्त है, ड्रग्स बेच रहा है, कहाँ से लेके आ रहा है, किसको बेच रहा है, उसके संबंध में सूचना पुलिस को दी जाए, उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा और उस पर विधि सम्मत कार्रवाई जो है वो की जाएगी। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा के प्रमुख धाम श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की घोषणा नरेंद्र नगर राजमहल से हो गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई 4:15 को ब्रह्म मुहूर्त में खुलेंगे। महाराजा मनुजेंद्र शाह ने विश्व भर में तीर्थयात्रियों को उत्तराखंड आमंत्रित किया है। सदियों से टिहरी राजवंश ये परंपरा निभाता चला आ रहा है। हाँ सर, इस साल जो कपाट जो खुलेंगे वो 18 मई को है और जो गाड़ू तेल या गाड़ू घड़ा का जो हमारे यहाँ होता है वो 29 अप्रैल को है, 29 अप्रैल और कपाट है 18 मई। और श्रद्धालुओं से क्या कहना चाहते हैं? जी, श्रद्धालुओं से क्या श्रद्धालु मैं यही कह रहा हूँ कि आप ज़रूर आइए, अब कोविड का ध्यान ज़रूर रखिएगा और सरकार ने पूरी व्यवस्था की है आप लोगों के लिए और आप दर्शन करिए, आपकी जो यात्रा हो वो मंगलमय हो और आपको खूब खुशी भगवान प्रदान करे। उत्तराखंड की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।